तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास में हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में पूरा चैप्टर विद एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएगा। वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। बट हाँ, इस बात की गारंटी है, अगर आप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हैं तो पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन जो है आप इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते एंड शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जिस चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। देखो नाम से इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना, गांव वाले इलाकों का डेवलपमेंट करना ही रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। आजकल शहर और गांव में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारी सुविधा शहरों में तो है बट गांव में नहीं है। गांव में अच्छे बैंक नहीं है, पक्की सड़कें नहीं है, रेलवे नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, एग्रीकल्चर भी कुछ इतना डेवलप नहीं है। तो रूरल एरियाज में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और अगर हमको पूरे इंडिया को डेवलप करना है तो रूरल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। बिकॉज इंडिया की आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। जब तक रूरल एरिया डेवलप नहीं होगा तब तक पूरा इंडिया भी डेवलप नहीं माना जाएगा। तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो और इंडियन इकोनॉमी में रूरल डेवलपमेंट भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यह लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आपने गांव में जाके एक बार डेवलपमेंट कर दिया देन हो गया, नहीं जी। गांव में जाके बार बार डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम एक चीज को एक बार पढ़ के याद नहीं रख पाते, बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि याद हो जाए, इसी प्रकार रूरल डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर एक प्रॉपर डेवलपमेंट निकल के सामने आएगा। तो यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी दो बात पे ध्यान देते हैं। पहला, जितने भी लोग हैं गांव में रहने वाले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिस तरह की वो लाइफ जी रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो, एज वेल एज वो इकोनॉमिक रूप से वेलबींग हो जाए, मतलब उनके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो। तो यहाँ पे दो बात सामने आती है। सबसे पहला, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, गांव में अच्छे स्कूल होने चाहिए, गांव में अच्छे अस्पताल होने चाहिए, पीने का साफ पानी होना चाहिए, गर्ल्स की एजुकेशन पर भी स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि अक्सर गांव में ध्यान नहीं देते हैं। बट इन सब के साथ साथ और भी चीजें हैं जो गांव को डेवलप करती है। जैसे कि गांव में लोगों के पास जो है जॉब होनी चाहिए। जितने भी गांव में बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन आती है उनको टाइम पर पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार को गांव में अमीर और गरीब के बीच जो समानता लेकर आनी चाहिए, इस चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक वेलबींग या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सिंपल सा मतलब है, जहां पे पैसे की बात होगी उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक वेलबींग। एंड जहां पे पैसे के अलावा बाकी चीज की बात होगी, साफ सफाई, रहन सहन, उसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमें दोनों चीज का डेवलपमेंट करना है गांव में। हमको गांव में सोशल डेवलपमेंट भी करना है एंड गांव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, तभी जाकर पूरा का पूरा रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। तो सिंपल सिंपल शब्दों में, अगर रूरल एरियाज में हम हर चीज पे ध्यान देंगे, छोटी से छोटी चीज, पीने के पानी से लेके अस्पताल तक, इलाज तक, रेलवे तक, ट्रांसपोर्ट तक, कम्युनिकेशन तक, एग्रीकल्चर तक, हर चीज पर ध्यान देना है गांव के डेवलपमेंट में, तभी उसको रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसमें ये सारी बातें आती है, प्लस लगा एक्सेट्रा, कि इनके अलावा और भी बहुत सारी बातें आती है रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए। दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। अब पेपर में कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है कि रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, या फिर रूरल डेवलपमेंट के की इशू क्या है। और ये आपकी एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन भी है, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है। भाई, गांव का डेवलपमेंट करने के कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस माने अगर हम ये कुछ चार पांच चीजें कर लेंगे तब जाके गांव का डेवलपमेंट कहा जाएगा। जैसे कि गांव के डेवलपमेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के बाद गांव में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड, सड़कें, ट्रांसपोर्ट वगैरह चाहिए। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो लोग पढ़े लिखे हो, उनमें स्किल्स हो, वो हेल्दी हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद गांव में गरीबी भी दूर करनी पड़ेगी एंड गांव में जो उनके रिसोर्सेस है
ठीक है, उन रिसोर्सेस का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इन सब पांचों पॉइंट्स को मैं आगे डिटेल में लेके चल रहा हूं, डोंट वरी। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं, जब इन 4-5 बातों पर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा तब जाके प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट कहलाया जाएगा। चलिए इन पांचों को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, गांव में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट सबसे मेन आवश्यक है, जिसको हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। देखो जरा समझना बात को बहुत ध्यान से। भाई गांव में मोस्टली पीपल का एक ही काम है, वो एग्रीकल्चर के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। अब अगर जीवन यापन एग्रीकल्चर के माध्यम से करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी तो मेरे बच्चों डेवलपमेंट होना आवश्यक है। इसीलिए गांव में लैंड रिफॉर्म या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की नीड है। एग्रीकल्चर वहां का मेन ऑक्यूपेशन है, वहां की 2/3 पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, इसलिए सरकार को एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या बातें आती है, जैसे कि गिविंग लैंड टू लैंडलेस फार्मर, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देनी पड़ेगी। इंप्रूविंग फार्मिंग टेक्निक, खेती बाड़ी करने के सरकार को नई तकनीक प्रदान करनी पड़ेगी। एंड सरकार को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति दूसरों के खेत पर मजदूरी करता है, काम करता है, उसको काम के बदले फेयर वेजेस मिलने चाहिए। तो ये सारी बात सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन ज्यादा हो, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़े, इट मींस केमिकल के माध्यम से खेती ना करके प्राकृतिक रूप से खेती करें। ठीक है, सरकार को मार्केटिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि किसान अपनी फसल को सही तरीके से बेच सके। सरकार को उधार सिस्टम में ध्यान देना पड़ेगा कि किसान को आवश्यकता है खेती बाड़ी करने के लिए उधार ले सके। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी बातें आती है। जब सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी तब जाके एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा एंड पूरे गांव का डेवलपमेंट होगा। बट एग्रीकल्चर ही सफिशिएंट नहीं है। एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे और पॉइंट्स है जहां पे डेवलपमेंट की नीड है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि गांव में बिजली होनी चाहिए, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, उधार की सुविधाएं होनी चाहिए, मार्केट फैसिलिटी, किसान अपनी फसल को बेच सके, ऐसी सुविधाएं गांव में होनी चाहिए। गांव में जो है रोड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि कनेक्टिविटी हो सके। गांव में किसानों की हेल्प के लिए, किसानों को खेती बाड़ी सिखाने के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। जब ये सारी चीजें गांव में होगी तो ऑटोमेटिकली गांव में जॉब भी बढ़ेगी, एज वेल एज गांव का डेवलपमेंट भी होगा, वहां के लोगों की लाइफ भी अच्छी होगी। तो एग्रीकल्चर के अलावा गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की नीड है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इरिगेशन, साख सुविधाएं, अच्छी सड़क कनेक्टिविटी, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, 3G 4G, ये सारी सुविधाएं भी गांव में होनी चाहिए, तब जाकर डेवलपमेंट माना जाएगा। बट क्या एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से सारी बातें हो जाएगी? नहीं जी। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो ह्यूमन है, उन ह्यूमंस को भी डेवलप करना पड़ेगा ना। उनमें भी अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल्स, पढ़ लिख के होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि गांव में रहने वाले लोगों की अगर लाइफ को बेटर करना है तो उनमें एजुकेशन होनी चाहिए, उनमें स्किल्स होनी चाहिए एंड उनकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। और बात करें एजुकेशन की, लिटरेसी की, तो गर्ल्स की एजुकेशन पे, वुमेन्स की एजुकेशन पे अधिक ध्यान देना चाहिए, बिकॉज गांव में अक्सर वुमेन्स को या लड़कियों को पढ़ने लिखने के मौके नहीं दिए जाते। इसके साथ साथ जो है गांव में ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए जहां पे स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सके एंड गांव के लोगों को जॉब वगैरह मिल सके। तभी तो गांव का व्यक्ति खेती बाड़ी से हटके कुछ और काम करेगा और अच्छा पैसा कमाएगा। ठीक है, गांव में हेल्थ पर भी ध्यान। भाई एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा? जब एजुकेशन होने के साथ साथ व्यक्ति हेल्दी भी हो। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में कवर कर चुके हैं। तो अच्छी साफ सफाई होगी, हेल्थ केयर सेंटर होंगे, छोटे मोटे मेडिकल क्लिनिक होंगे, अच्छे अच्छे अस्पताल होंगे, तो वहां के लोग हेल्दी भी होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल गांव में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया एंड लोगों की अब हेल्थ पर भी ध्यान दिया, जो कि आवश्यक है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गांव में बहुत से लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। वो केवल इतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं कि उनका पेट पल जाए, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते बिकॉज पैसा ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है। बहुत से लोग तो गांव में अंडर डेट, उधार में जीवन जी रहे हैं, उधार ले रखा है बहुत सारा सारा। इसीलिए सरकार को गांव में गरीबी दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स अपनाने की नीड है, कुछ स्कीम्स लाने की नीड है। सरकार को जो है सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, सरकार को गरीबी दूर करने वाले प्रोग्राम अपनाने चाहिए ताकि गांव में गरीबी का लेवल भी कम हो सके।
एंड इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। गांव में बहुत सारे रिसोर्स है पैसा कमाने के। गांव के लोगों के पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन है, जमीन के नीचे उनके पास मिनरल्स है। गांव के लोग हैंडीक्राफ्ट वाला काम कर सकते हैं। तो गांव के लोगों को अपने इन रिसोर्स को पहचानना चाहिए, इनकी अहमियत पहचाननी चाहिए और इनके माध्यम से वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि वही लिखा है कि यूजिंग देम वाइजली। अगर गांव के लोग अपने इन रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं एंड गांव में जॉब क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट की। अब मुझे पता है हैंडीक्राफ्ट वाला काम मेरे को अच्छे से आता है, मेरे गांव के लोगों को अच्छे से आता है, तो मैं क्यों ना उसको और बढ़ाऊं। ठीक है, मैं प्रॉपर एक इंडस्ट्री खोल लूं, प्रॉपर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल लूं एंड मैं उसके माध्यम से पैसा कमाऊं, मैं जॉब वगैरह क्रिएट करूं। ठीक है, तो ये सब भी जो है गांव के लोगों को देखना चाहिए या सरकार को देखना चाहिए कि इन गांव के लोगों को क्या आता है एंड उसके बेस पे सरकार को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आवश्यक है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। तो 5 पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान से आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है रूरल क्रेडिट एंड इट्स नीड। भाई रूरल क्रेडिट क्या होता है? तो जब गांव के लोग उधार लेते हैं या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं अपना जीवन जीने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, अगर गांव के लोगों ने लोन लिया है तो उसे क्या बोला जाएगा जी? रूरल क्रेडिट कहा जाएगा। ये उधार नॉर्मली फार्मिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर डेली नीड्स के लिए लिया जाता है। किसान इस उधार से बीज खरीद सकता है, फर्टिलाइजर परचेज कर सकता है, इक्विपमेंट परचेज कर सकता है और बाकी आवश्यक चीजें भी परचेज कर सकता है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब ये वाला पॉइंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में है, मतलब इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि किसान जो है उधार लेता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है या उधार लेने की नीड क्यों है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो सुनो भाई, किसान उधार लेता है 4 चीज के लिए। सबसे पहला, किसान उधार लेता है बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए या इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के लिए। इट मीन छोटे मोटे इनपुट के लिए, बीज नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, वगैरह वगैरह। उसके बाद किसान उधार लेता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई छोटे किसान जो भारत में है उनके पास इतनी सेविंग, इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी जमीन में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सके। अब मैं छोटा किसान हूं बट मुझे ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में मैं उधार लूंगा और मैं जो है ट्रैक्टर खरीद के इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उधार लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जब किसान बीज बोता है, सोइंग, और जब फसल काटता है, हार्वेस्टिंग, तो उसके बीच का जो टाइम गैप होता है ना, एक लंबा टाइम गैप होता है, 7-8 महीने का टाइम गैप होता है। अब मैंने आज बीज बोए, 7-8 महीने बाद मेरी फसल कटेगी, उसके बाद पैसा आएगा, और 7-8 महीने में जो मेरे पास पैसा था अगर वो खत्म हो गया तो उस केस में मैं क्या करूंगा? तो उस केस में अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भी जो किसान उधार लेता है ताकि बीच के कुछ समय में अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। एंड इसके अलावा किसान कुछ ऐसे उधार भी लेता है जिससे प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव लोन। ऊपर वाले उधार सारे के सारे प्रोडक्शन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए लिए गए, जिसकी वजह से इन 3 पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्टिव लोन। और इसे क्या बोलूंगा मैं? अनप्रोडक्टिव लोन। जैसे कि किसान ने उधार लिया बेटी की शादी के लिए, घर में कोई हवन करवाना है उसके लिए, या किसान को अपना पुराना उधार चुकाना है उसके लिए। तो इन 4 पर्पज से किसान उधार लेता है। समझ में आ गया? जो उधार है वो किसान की एक्टिविटी को काफी स्मूथ कर देता है एंड उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो उधार बहुत आवश्यक है गांव के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे आता है अब उधार लेने के सोर्स क्या है। किसान को उधार चाहिए बट उधार कहां कहां से मिलेगा? तो पहला होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। उधार जो लिया वो दोस्तों से लिया, रिश्तेदारों से लिया, गांव के जमींदार से ले लिया, गांव के व्यापारी से ले लिया, महाजन से ले लिया। इनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, कि जहां पे उधार लेते हैं बैंक से नहीं, सरकार से नहीं। जहां पे बैंक या सरकार से उधार नहीं लेते, यहां पे अदर देन,
इनके अलावा बाकी जगह से उधार लेते हैं, जैसे कि गांव के जमींदार से उधार ले लिया, गांव के व्यापारी से उधार ले लिया, या फिर मनी लेंडर जिसे क्या बोलते हैं महाजन से उधार ले लिया। ये मेनली तीन इंपॉर्टेंट सोर्स है उधार लेने के, जिन्हें क्या बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इसके अलावा इनमें जैसे कि दोस्त भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, या फिर दुकानदार वगैरह भी आ जाते हैं। हम इनको नॉन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। इसकी बस एक बुराई है कि ये जो है काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उधार देते समय। और एक अच्छा ये है कि यहाँ पे किसान को बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आधार पे उधार मिल जाता है, लेकिन बुराई ज्यादा है कि उन्हें काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसी चीज से किसान को बचाने के लिए सरकार लेकर आई इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां पे किसान को उधार मिलता है बैंकों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से। यहाँ पे कोई भी महाजन, कोई भी मनी लेंडर, कोई भी गांव का व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार नहीं होता। यहाँ पे सरकार होती है एंड सरकार के बैंक होते हैं, एंड इनका काम होता है किसान को उधार लेना, वो भी काफी मॉडरेट सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इनका पर्पस है कि किसान का बिजनेस बढ़े, किसान की फार्मिंग बढ़े, किसान का प्रोडक्शन बढ़े। और दूसरा पर्पस है ये नहीं चाहते कि किसान मनी लेंडर के चंगुल में फंसे जो उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते। तो इनके दो काम है, किसान को ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर निकालना, एंड दूसरा किसान के बिजनेस को, किसान की फार्मिंग को आगे बढ़ाना, ताकि किसान पैसा कमा सके और अच्छा जीवन जी सके। इसको हम लोग फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। बात करें इनके टाइप्स की, तो आपको कुल मिला के जो है ये लगभग 7 प्रकार के टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिलते हैं एंड आपस में मिलके एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप बनाते हैं। ये सभी लोग अपना अपना पैसा जमा करते हैं एंड जिस भी व्यक्ति को उधार की नीड है उसको उधार दे देते हैं। यह सोसाइटी जो है सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर तरीके से। इस सोसाइटी को बनाने का एक ही पर्पस था कि किसान को मनी लेंडर के या फिर महाजन के चंगुल से बाहर निकाला जा सके एंड किसान को सस्ते दाम पर उधार दिया जा सके। क्या लिखा है, जो मेन गोल था कोऑपरेटिव का वो यही था कि भारतीय किसानों को, पीजेंट माने किसान, भारतीय किसानों को मनी लेंडर के क्लचेस, मतलब होता है चंगुल, किसका पर्पस था, भारतीय किसानों को मनी लेंडर के चंगुल से बाहर निकालना एंड उन्हें सस्ते दाम पर जो है लोन प्रदान करना। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। उसके बाद सेकंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक सरकार द्वारा बनाया गया बैंक है। इस बैंक की दो खास बात है कि सबसे पहले यहाँ पे जो उधार मिलता है वो लैंड के आधार पे मिलता है। अगर आपके पास जमीन होगी तो आप जमीन गिरवी रखवा के यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो पहला लैंड के बेस पे उधार मिलता है, एंड दूसरा उधार मेनली लैंड को अच्छी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, लैंड को बढ़ाने के लिए ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक वो बैंक है जहां पे किसान उधार लेता है अपनी जमीन को एज ए सिक्योरिटी रखवाकर, गिरवी के रूप में रखवाकर। यहाँ पे किसान के पास जो पैसा आता है वो उससे अपने जमीन की इंप्रूवमेंट कर सकता है, फार्मिंग टूल्स खरीद सकता है, या फिर अपने पुराने उधार को चुका सकता है। दैट इज कॉल्ड लैंड डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एलडीबी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रीजनल रूरल बैंक, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये हर राज्य का होता है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, दैट इज कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक। इस बैंक की दो खास बात है। सबसे पहला, ये समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। ऐसे लोग जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं होती, ये कमजोर लोग हैं, छोटे किसान, ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है, दूसरों के खेत पर काम करने वाले लोग। तो ऐसे कमजोर वर्गों के लिए इस बैंक को बनाया गया है, ताकि ये बैंक जो है ताकि ये लोग इन बैंक के पास जाके उधार ले सके। एंड दूसरी खास बात है, इन बैंकों को रिमोट एरिया, दूर दराज के क्षेत्रों में खोला जाता है जहां पे कोई सुविधा नहीं होती लेकिन वहां पे लोग रहते हैं। तो उन लोगों की हेल्प के लिए रीजनल रूरल बैंकों को खोला गया है, ताकि वो लोग भी लोन ले सके और बैंकों की सुविधाएं जो है प्राप्त कर सके। उसके बाद अगला है बच्चों गवर्नमेंट लोन या फिर तत्कावी लोन। ये क्या होता है, यह एक प्रकार का स्पेशल लोन होता है जो सरकार देती है इमरजेंसी के टाइम पे, कि कहीं पे बाढ़ आ गई या कहीं पे सूखा पड़ गया एंड किसान का नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है यहाँ पे किसान को उधार देती है।
इस उधार को हम लोग तत्कावी लोन कहते हैं, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 6% के आसपास होती है। यहाँ पे किसान अपने लॉस को, इस उधार के माध्यम से किसान अपने लॉस को थोड़ा कवर कर लेता है एंड अपनी फार्मिंग को वापस से कंटिन्यू कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आप जानते हो, नॉर्मली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे क्या होते हैं जी, ये सारे कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक की खास बात क्या है, जब देश आजाद हुआ था एंड सरकार ने कमर्शियल बैंक से बोला कि कमर्शियल बैंक तुम जो है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लोन दो, तो कमर्शियल बैंकों ने स्टार्टिंग में, अर्लियर शुरू में जो है लोन नहीं दिया, लोन देने में काफी स्मॉल रोल निभाया, ये लोन नहीं देते थे। सरकार को गुस्सा आ गया एंड सरकार ने 1969 में क्या कर दिया जी, नेशनलाइजेशन कर दिया। इसका मतलब होता है किसी भी प्राइवेट चीज को सरकारी चीज में कन्वर्ट कर लेना। देश में 14 बड़े प्राइवेट बैंक थे उस समय। जब सरकार ने प्राइवेट बैंक को बोला कि तुम गांव में जाके लोन दो, तो प्राइवेट बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, हम एग्रीकल्चर में लोन नहीं देते, बिकॉज एग्रीकल्चर वाले लोन वापस मिल नहीं पाते, किसान पेमेंट वापस कर नहीं पाता। सरकार गुस्सा आ गया, सरकार तो देश का डेवलपमेंट चाहती थी। सरकार ने उन 14 प्राइवेट बैंकों को परचेज कर लिया एंड उनको सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया 1969 में। एंड उसके बाद जब सरकारी बैंक बन गए, अब उनको सरकार की बात माननी थी, जिसकी वजह से वो रूरल एरियाज में एक्सपेंड हुए एंड उन्होंने अब डायरेक्टली फार्मर को लोन देना शुरू किया एंड फार्मर को एग्रीकल्चर में काफी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान करी। तो ये क्या था आपका कमर्शियल बैंक। उसके बाद आता है नाबार्ड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड में दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहला इसकी डेट एग्जाम में आती है एंड दूसरा उसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड क्या है, जैसे कि कमर्शियल बैंक का माई बाप कौन होता है जी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही रूरल एरियाज में जितने भी बैंक है जो लोन बांटने का काम करते हैं, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक, जैसे कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जैसे कि कमर्शियल बैंक, तो इन सभी के ऊपर एक सरकार ने संस्था की स्थापना करी, नाबार्ड। नाबार्ड एक संस्था है जो ये देखती है कि मेरे नीचे जितने भी बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, ये सही प्रकार से गांव में लोन बांट रहे कि नहीं बांट रहे। नाबार्ड का जनता के साथ कोई संबंध नहीं होता। नाबार्ड एक पापा है जिसके बेटे बैंक के रूप में लोन बांटते हैं गांव के अंदर, ठीक है। तो नाबार्ड एक एपेक्स मतलब होता है सबसे ऊंचा, सर्वोच्च बैंक है जो गांव में सभी लोन देने वाली संस्थाओं को मैनेज करता है। ये इनको सपोर्ट करता है, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करता है, कमर्शियल बैंक को सपोर्ट करता है, रीजनल रूरल बैंक को सपोर्ट करता है, और तो और इनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है कि मान लो आरआरबी के पास लोन देने के लिए पैसा खत्म हो गया या कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा खत्म हो गया, तो नाबार्ड अपने पास से इनको पैसा देगा और बोलेगा जाओ अब तुम आगे जाकर जो है गांव में लोन बांटो। आगे बोलता है कि नाबार्ड का जनता के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं होता, नाबार्ड इन बैंकों को सपोर्ट करती है और ये बैंक आगे जाके जनता की हेल्प करते हैं। तो नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इन सभी संस्थाओं का माई बाप है। उसके बाद जो मेन टॉपिक आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, एग्जाम के एंगल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, जिसको अपन लोग माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी कहते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, देखो मैं बैंक जाता हूं, अगर मैं बैंक जाऊंगा 100 रुपए के लोन के लिए, 150-200 रुपए के लोन के लिए, तो बैंक मुझे भगा देगा, बोलेगा 100 रुपए का 150 का लोन नहीं होता। लेकिन गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनको 100 रुपए का, 150 रुपए का, 500 रुपए का लोन चाहिए। इस प्रकार के लोन को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो माने छोटा, फाइनेंस माने उधार, जहां पे छोटे उधार चाहिए गांव के लोगों को। तो इस चीज के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की स्थापना करी, जहां पे कुछ लोग आपस में मिलते हैं और ये कुछ लोग आपस में मिलके अपने अपने पैसे को जमा करते हैं। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, मान लो 5 लोग हैं, ये आपस में मिले और इन्होंने 5,000 रुपए जमा किए। अब इसके दो चीज है, या तो ये 5,000 रुपए किसी भी व्यक्ति को नीड है उसको उधार दे दिया, या फिर ये पैसा को जोड़ के आपस में कोई छोटा मोटा बिजनेस भी खोल सकते हैं। इसका नाम क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं की हेल्प करने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। नॉर्मली ये ग्रुप उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जिनकी बैंकों तक कोई एक्सेस, कोई पहुंच नहीं होती, जो बैंकों तक जा नहीं पाते, बिकॉज बैंक ऐसे लोगों को छोटे मोटे लोन प्रोवाइड नहीं करता।
तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो छोटे फार्मर है या लेबर है या फिर लैंडलेस वर्कर है, ये नॉर्मली मिलके जो है इस ग्रुप को बनाते हैं एंड उनको इस ग्रुप के माध्यम से आसानी से लोन प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना कि दिल्ली में या फिर इंडिया में चलता है सिस्टम कमेटी वाला, कि मेरे कमेटी के जाने इतने महीने इतने महीने जाने और इतने रुपए जाने हैं। तो इट इज लाइक अ कमेटी वाला सा कि आपको हर महीने जो है कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करना पड़ता है। ये नॉर्मली 10 से 12 मेंबर द्वारा बनाया जाता है। यह सरकार से रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अगर आपको चाहते हो रजिस्टर करवाना, ये हो भी जाएगा एंड ऐसे लोग आपस में बगैर रजिस्टर करवाए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाते हैं। यहाँ पे ये लोग अपने पैसे को सेव करते हैं, ठीक है, एंड उस व्यक्ति को उधार दे देते हैं जिसको इसकी नीड होती है एंड काफी लो इंटरेस्ट रेट पे उधार मिल जाता है। व्यक्ति को जो उधार देते हैं तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गिरवी के रूप में कुछ भी रखवाया नहीं जाता एंड उसको बोलते हैं कि आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में इस उधार को वापस कर सकते हैं। मई 2019 तक भारत में 6 करोड़ महिलाएं 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट थी। 2019 तक पूरे इंडिया में 54 लाख ऐसे ग्रुप बन चुके थे। देखो ये पूरा एक ग्रुप है, तो ऐसे 54 लाख ग्रुप बन चुके थे और हर ग्रुप में 10 से 12 महिलाएं हैं, तो वैसे कुल मिला के 6 करोड़ महिलाएं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन चुकी थी। लेकिन इस ग्रुप की एक आलोचना भी है, बुराई भी है, लिमिटेशन भी है कि यहाँ पे जो लोग लोन लेते थे तो लगता था वो लोन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए लेते हैं, लेकिन बाद में चला पता कि यहाँ पे बहुत सारे लोन जो लिए जाते हैं वो अपनी डेली एक्सपेंस को पूरा करने के लिए लेते हैं। वो कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि अपने डेली वाले खर्चों को पूरा करने के लिए जो है लोग लोन ले रहे थे। दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल क्रेडिट या फिर रूरल बैंकिंग। इसका सिंपल सा मतलब है, अब जब गांव में सरकार उधार देने आई, सरकार ने बैंकिंग शुरू करी, तो इसके क्या अच्छे इंपैक्ट पड़े एंड क्या बुरे इंपैक्ट। अगेन बोल रखा है मैंने, जब भी ऐसा मिले क्रिटिकल अप्रेजल वर्ड मिल जाए, क्रिटिकली इवेल्युएट वर्ड मिल जाए, इसका मतलब आपको उस टॉपिक के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंपैक्ट बताने हैं। तो जब गांव में सरकार जो है उधार लेकर आई बैंकों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, तो उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या थे कि सबसे पहला, जैसे ही 1969 में क्या हुआ जी, राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, जहां पे 14 प्राइवेट बैंकों को सरकारी में कन्वर्ट किया, तो तभी से इंडिया में सोशल बैंकिंग की और मल्टी बैंकिंग की शुरुआत हुई। सोशल बैंकिंग का मतलब है यहाँ पे उधार दे रहे हैं समाज कल्याण के लिए, किसान के भले के लिए, प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। दैट इज सोशल बैंकिंग। एंड मल्टी बैंकिंग का मतलब है यहाँ पे केवल कमर्शियल बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक के अलावा और अनेक प्रकार के मल्टी बैंक है, जैसे कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक वगैरह वगैरह। तो इन सब की शुरुआत की गई जहां पे फार्मर को जो है पर्याप्त उधार मिल पा रहा था, जितना उसको उधार चाहिए उतना उसको मिल पा रहा था। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जब से बैंकों ने उधार देना शुरू किया, तो चाहे फार्मिंग के लिए उधार हो, चाहे नॉन फार्म कुछ और काम करने के लिए उधार हो, उधार मिलने के बाद से लोगों का प्रोडक्शन बढ़ गया, लोगों की इनकम बढ़ गई एंड गांव में जो है रोजगार भी बढ़ गया। और स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हरित क्रांति के बाद से तो और बढ़ गया, बिकॉज तब तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, देश में HYV सीड्स आ गए थे एंड तब किसानों को उधार की नीड भी थी ताकि हरित क्रांति को अपना सके। तो जब उधार मिला हरित क्रांति के टाइम पे, तो प्रोडक्शन देश में और ज्यादा ही बढ़ गया था। उसके बाद बोलता है कि इन बैंकों के माध्यम से अब किसानों को आसान तरीके से लोन मिल पा रहा था, ठीक है, और तो और किसान को जो है काफी चीपर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा था, जहां पे किसान अपनी प्रोडक्शन नीड्स को पूरा कर पा रहा था, तो उधार भी सस्ता मिल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि उधार मिला, प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे कि अब देश में फूड सिक्योरिटी आ गई थी, अब देश में खाने की कोई कमी नहीं थी। इवन अब सरकार तो जो है बफर स्टॉक तक मेंटेन कर रही थी। और तो और अब देश में फैमाइन, भुखमरी जो समस्या थी, अब कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि भुखमरी जब होती थी तो अब रेलवे के माध्यम से, ठीक है, अनेक अनेक जगहों पर आसानी से जो है खाना पहुंच जाता था, बिकॉज अब देश में खाने की समस्या नहीं थी, प्रोडक्शन बहुत हो रहा था, बफर स्टॉक मेंटेन हो रहे थे, प्रोडक्शन का, अनाज का एक्सपोर्ट हो रहा था, तो भुखमरी वाली समस्या देश में खत्म हो गई थी।
बट पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे कि अब प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम ये थी इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट, कि अभी भी गांव में लोन की डिमांड ज्यादा है बट जो लोन मिलता है अभी भी कैसा है जी, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। डिमांड लोन की ज्यादा है बट लोन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता काफी कम है। सेकंड समस्या बोलता है इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, गांव में संस्थाएं अभी भी कम है। 10-10 12-12 गांव के लिए केवल एक ही बैंक है, जिसकी वजह से वो एक बैंक पूरे रूरल इकोनॉमी को कवर करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट समस्या है डिमांड फॉर कोलेटरल, कि अक्सर बैंक वाले जो है जब लोन देते हैं तो बोलते हैं हम पे कुछ गिरवी रखवाओ, एंड बैंक वालों के पास गांव वाले के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट या कुछ भी गिरवी रखवाने के लिए नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोन को प्राप्त नहीं कर पाते। नेक्स्ट समस्या है कि जो गांव के बैंक है ये छोटे किसान पर या फिर मीडियम किसान पर काफी कम ध्यान देते, बिकॉज इन छोटे किसान या मीडियम किसान की लोन की रिक्वायरमेंट कम होती है, एंड बैंक वाले सोचते हैं इस कम रिक्वायरमेंट के लिए कौन इतनी जो है डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करेगा, कौन जो है पूरा करेगा प्रोसेस। तो अक्सर गांव के लोग जो है रिच फार्मर को, अमीर किसान को लोन देते थे, बिकॉज उनकी लोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी एंड उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होते थे। और आखिरी बोलता है इनेबिलिटी ऑफ फार्मर टू रीपे द लोन, कि चलो फार्मर को उधार दे भी दिया तो होता क्या था कि फार्मर जो है उधार को रीपे करने में सक्षम नहीं होता था। उधार लेता था बट वापस करने के टाइम पे किसान के पास पैसा नहीं होता था। और एक रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्टेड काफी ज्यादा है, मतलब एग्रीकल्चर में जो धोखे होते हैं उधार के नाम पर वो बहुत ज्यादा होते हैं। किसान उधार ले लेता है बट एग्रीकल्चर में मोस्टली केस में किसान उधार वापस कर नहीं पाता। तो कुछ ना कुछ इस रूरल बैंकिंग की जो है प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा टॉपिक रूरल क्रेडिट के बारे में। अब यहाँ पे दो पॉइंट और है जो एग्जाम में एक बार आ चुके थे कि रूरल क्रेडिट की अगर इस सिचुएशन को इंप्रूव करना है तो क्या करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 बोलता है बैंकों को अपने रिलेशन को थोड़ा अच्छा बिल्ड करना चाहिए। उनको बोरोवर को केवल एक बोरोवर ना मान के उसके साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करे, थोड़ी बातचीत करे उठे बैठे, ताकि किसान को भी लगे कि यार बैंक वाला अच्छा है, मेरे को उसका उधार वापस करना चाहिए, मेरे को उसका उधार नहीं खाना चाहिए। तो जो है बैंक वालों को एक अच्छे संबंध स्थापित करने की नीड है बोरोवर के साथ। एंड सेकंड है जब बैंक वाले उधार देते हैं तो उन्हें किसान को समझाना चाहिए कि सेविंग करना अच्छी बात होती है, सेविंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। उन्हें किसान को बताना चाहिए कि किस प्रकार से लोन का प्रॉपर यूज किया जाए, किस प्रकार से पैसों को मैनेज किया जाए, बिकॉज किसान अनपढ़ होता है, वो लोन तो ले लेता है बट उसका ठीक से यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो लोन वापस कर नहीं पाता। तो बैंकों को लोन देने के साथ साथ किसानों को एडवाइस सजेशन देने चाहिए, किसान को लोन का यूज कैसे करना है वो भी समझाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब रूरल क्रेडिट वाला, रूरल डेवलपमेंट वाले मोस्टली टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर आपको पानी वानी पीना है तो वीडियो पॉज कर लो और आप पानी पी सकते हो, बाकी थोड़ा सा पानी मैं भी पी लेता हूं। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब ये क्या है जरा समझते हैं, सुनना बात को बहुत ध्यान से। देखो, किसान ने बीज बोए, किसान ने खेती बाड़ी करी, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। लेकिन खेती बाड़ी करने के बाद भी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब फसल कटेगी एंड उसको कस्टमर तक बेचा जाएगा। तो जब उसने खेती बीज बोए और खेती करी, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। लेकिन अब फसल कटेगी एंड कस्टमर तक पहुंचेगी, तो इसके बीच की जितनी भी एक्टिविटी होगी फसल कटने से लेके कस्टमर के पास पहुंचने तक, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह शामिल होता है। आइए मैं इनको थोड़ा बताता हूं। देखो, असेंबल करने का मतलब है कि आपके खेत में फसल कट चुकी है, फसल को खेत से लेके अपने घर तक या जहां पर भी आपको उसको मैनेज करना है वहां तक लेके आना, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। उसके बाद आपको अपनी फसल को स्टोर करना पड़ेगा। ये तो है नहीं आज फसल काटी और कल बेच दी, आपको उसको गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, आपको अपनी फसल को साफ वगैरह भी करना पड़ सकता है, धोना पड़ सकता है, साफ करना पड़ सकता है, या फिर आप
आटा बेचते हो तो आपको अपने गेहूं को पिसवा के उसका आटा कन्वर्ट करना पड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्टेशन, आप अपनी फसल बेचेंगे तो आपको ट्रक चाहिए होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पैकेजिंग, उसको आप पैक करेंगे बोरियों में। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब होता है फसल के भी अनेक अनेक प्रकार होते हैं, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए क्वालिटी वाले अलग, बी वाले अलग, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आप उस फसल को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पहुंचाएंगे। तो फसल कटने के बाद भी ये बहुत सारे काम होते हैं, एंड इसी को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो सभी एक्टिविटी आती है जो फसल कटने से लेके फाइनल सेल, कस्टमर के पास पहुंचने तक की एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब इंडिया में जब किसान एग्रीकल्चर मार्केटिंग करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये 3 हेडिंग है, एग्जाम में आ जाती है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या है, डिफेक्ट क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, या फिर बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कंडीशन क्या थी, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या क्या रुकावटें हैं। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। अक्सर किसानों को बड़े बड़े व्यापारी जो है धोखा देते हैं। किसान बेचारा अनपढ़ है, सीधा साधा सा भोला भाला सा, वो तो अनजान था। कौन? हमारा किसान। तो किसान को अक्सर पागल बनाते हैं। कैसे? कि किसान के लिए जो है अलग अलग प्रकार के वेट का यूज कर रहे हैं। खरीदते समय अलग वेट लिखा है 5 किलो, वेट कुछ और है। बेचते समय अलग वेट लिखा है 5 किलो, अगेन वेट कुछ और है। तो अलग अलग प्रकार के वेट का या मेजर का प्रयोग करते हैं। किसान के खेतों में खेतों बोल रहा हूं, किसान के अकाउंट्स में हेराफेरी कर देते हैं। किसान को समझ नहीं होती तो उसके अकाउंट्स में थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे बढ़ाकर जो अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो अक्सर किसान को बड़े व्यापारी द्वारा इस प्रकार की धोखाधड़ी का, मैनिपुलेशन का, ठीक, गलत वेट का, ठीक है, अकाउंट्स में हेराफेरी करने का, या अनफेयर प्राइसिंग का, कि किसान को जो है थोड़े ऊंचे दाम पर, सस्ते दाम पर जो अनाज खरीद ली, बेच ली। तो इस प्रकार की समस्या किसान को फेस करनी पड़ती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। सेकंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, कि किसान अपनी फसल काट के लेके आ जाता है, बट अभी भी गांव में सरकारी गोदाम की संख्या बहुत कम है जहां पे किसान अपनी फसल को प्रॉपर स्टोर कर सके, सेव कर सके। किसान को मजबूरी में अपनी फसल घर लानी पड़ती है। अब गांव में अक्सर घर ओपन होते हैं जिसकी वजह से फसल के चोरी होने का डर होता है। अब किसान की फसल चोरी हो ना जाए उसकी वजह से किसान को अपनी फसल को मजबूरी में, जल्दबाजी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है, एंड इस चक्कर में किसान का लगभग 10 से 15% का अनाज वेस्ट या बर्बाद भी हो जाता है, बिकॉज किसान के पास प्रॉपर गोडाउन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही था कि इनसफिशिएंट वेयर हाउस है, जहां पे किसान को अपनी फसल को मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ जाता है, जिसकी वजह से लगभग 10% उसका अनाज जो है वो वेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लिमिटेड मार्केट नॉलेज। किसान अनपढ़ होता है, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, अखबार उसको पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, घर में टीवी नहीं है, जिसकी वजह से उसको जितनी भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको मिल नहीं पाती। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता। सरकार किसान के लिए क्या स्कीम लेकर आई किसान को पता नहीं होता। किसान उस पर विश्वास करता है जो उसके गांव का व्यक्ति होता है भरोसेमंद, जो किसान की फसल को शहर जाके बेचता है, लेकिन वो व्यक्ति भी धोखेबाज होता है, किसान को सारी बात नहीं बताता, किसान की फसल को महंगे दाम पर बेचता है, एंड किसान को क्या बोलता है, सस्ते में बिकी है, इतना पैसा मिला है। तो किसान को समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या लिखा है कि फार्मर को इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती मार्केट के प्राइस के बारे में, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, सरकारी स्कीम के बारे में कि सरकार क्या स्कीम लेकर आई, फॉर एग्जांपल एमएसपी, अब सरकारी स्कीम है, किसान को उसके बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से किसान को अपनी फसल को सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है, एंड किसान को लॉस झेलना पड़ता है। इसके अलावा टू मैनी मिडलमैन। अब किसान अपनी फसल उगाता तो है लेकिन वो शहर जाकर बेच नहीं पाता, उसको उतना ज्ञान नहीं होता। तो किसान अपनी फसल एक व्यक्ति को देता है कि तुम जाके शहर बेच के आ जाओ, वो व्यक्ति देगा अगले व्यक्ति को, वो देगा अगले व्यक्ति को, एंड तब जाके कस्टमर के पास फसल पहुंचेगी। अब किसान की फसल और कस्टमर के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं जी, मिडलमैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, जो अपना अपना कमीशन खाते हैं, और इस कमीशन के चक्कर में किसान को पैसा बहुत कम मिलता है। वहां पे कस्टमर से लेते हैं ज्यादा, कस्टमर को भी लूटा, कस्टमर को बोलते हैं अनाज महंगा हो गया, एंड किसान को देते हैं कम, किसान को लूटा, किसान को बोलते हैं कि मार्केट में अनाज के दाम कम मिल रहे थे।
तो ये जो बहुत सारे क्या होते हैं मिडिलमैन, ये भी प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा अपने पास रखते हैं, कमीशन खाते हैं। ये दोनों को एक्सप्लॉइट करते हैं, किसान को भी एक्सप्लॉइट करते हैं एंड कस्टमर को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि गांव में अब भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पक्की सड़कें नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज ठंडे गोदाम नहीं है, जिसकी वजह से किसान को अपने बैलगाड़ी पर विश्वास करना पड़ता है या बाकी अदर चीज पर विश्वास करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी है, अब बैलगाड़ी काफी स्लो ट्रांसपोर्ट है एंड वेदर डिपेंडेंट है, कि वेदर सही होगा तभी बैलगाड़ी चलेगी, वेदर से नहीं है बैलगाड़ी नहीं चलेगी एंड किसान अपनी फसल को टाइम पर बेच नहीं पाएगा। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, कि किसान के पास अभी भी उधार की प्रॉपर सुविधा नहीं है। हमने पढ़ा ना पीछे कि क्या क्या कमी है उधार के मामले में, कि अभी भी प्रॉपर बैंक लोन किसान को मिल नहीं पाता है, क्योंकि बैंक वाले के पास पैसा नहीं है, पैसा है तो छोटे किसान को लोन देते नहीं है, जिसकी वजह से किसान को लोन लेने में अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है एंड एट द एंड उसको फिर गांव के मनी लेंडर पे, महाजन पे ट्रस्ट करना पड़ता है और काफी महंगे दाम पर लोन लेना पड़ता है एंड लोन को टाइम पे चुका सके और अपना ब्याज भी टाइम पे चुका सके, जिसकी वजह से किसान को फिर अपनी फसल को जो है जल्दबाजी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ जाता है ताकि अपना उधार चुका सके। तो बहुत सारी कुछ समस्या है जो अक्सर किसान को फेस करनी पड़ती है एग्रीकल्चर में, बट प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अब सॉल्यूशन क्या है, तो गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट की स्थापना करी, नियमित बाजार। ये वो बाजार होते हैं जहां पे एक किसान होता है, एक कस्टमर होता है एंड किसान अपनी फसल डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है, किसान और कस्टमर के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता। दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट, जहां पे कोई भी मिडलमैन नहीं होता, किसान डायरेक्टली अपनी फसल जो है बायर को बेचता है एंड यहाँ पे किसान को अच्छे दाम भी मिलते हैं एंड किसान का एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होता। तो सरकार को ऐसे बाजार और स्थापित करने की नीड है। ठीक है, अगला है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की नीड है, सरकार को रोड अच्छी करने की नीड है, रेलवे की नीड है, वेयर हाउस गोदाम अच्छी करने की नीड है, गोडाउन कोल्ड स्टोरेज इन सबको अच्छा करने की नीड है, तभी जो है किसान अपनी फसल को प्रॉपर स्टोर भी कर पाएगा एंड प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट भी कर पाएगा और अच्छे दाम पर बेच भी पाएगा। इसके अलावा सरकार को कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देने की नीड है। अब एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है, जहां पे कुछ लोग, कुछ किसान लोग आपस में मिलते हैं एंड ग्रुप बना ले, मैं एक किसान हूं, ये एक किसान, ये एक किसान, हम 4-5 किसान मिल गए, हमने एक ग्रुप बना लिया एंड अब हमने डिसाइड किया कि हम सारे के सारे अपनी फसल एक साथ बेचेंगे। हमने सबने 4-5 लोगों ने दुकान लगा ली एक साथ। अब हमने डिसाइड किया कि कोई भी कस्टमर हमारे पास फसल मांगने आएगा तो हम में से कोई भी दाम कम नहीं करेगा। जब दाम कोई भी कम नहीं करेगा तो कस्टमर को मजबूरी में उसी दाम पर फसल परचेज करनी पड़ेगी, कस्टमर प्राइस कम नहीं करवा पाएगा एंड हमको हमारी फसल का अच्छा पैसा मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जहां पर मिलकर फसल को बेचा जाता है ताकि कस्टमर जो है दाम कम करवा ना सके। तो क्या बोलता है कि फार्मर क्या करते हैं, एक मार्केटिंग सोसाइटीज को बना लेते हैं ताकि अपनी फसल को जो है एक साथ टुगेदर बेच सके। इससे क्या होता है, इससे जो कस्टमर है उससे बेटर प्राइस पर नेगोशिएशन हो जाता है एंड बीच में कोई भी मिडलमैन बिचौलिया नहीं होता। उसके अलावा सरकार ने भी किसान की एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए कुछ पॉलिसीज को अपनाया है, जैसे कि बहुत ही फेमस सरकार की एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या होता है, तो सरकार किसानों के लिए एक एमएसपी दाम तय करती है। सरकार किसान को बोलती है कि किसान लोग तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी फसल बर्बाद नहीं जाएगी, तुम फसल उगाओ और मार्केट में बेचो, और अगर फसल मार्केट में सोल्ड आउट ना हो पाए तो डोंट वरी, तुम्हारी फसल को सरकार परचेस कर लेगी। और सरकार किसान की फसल को जिस दाम पर परचेस करती है उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस प्राइस की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन पहले हो जाते हैं। सरकार ने पहले ही बोल दिया कि हम तुम्हारी फसल 15 रुपए के दाम पर परचेस करेंगे। अब अगर तुम इसे अधिक दाम पर मार्केट में बेच पा रहे हो कस्टमर को तो बेच दो, और अगर नहीं बेच पाते, तुम्हारी फसल बच जाती है या तुम्हें फसल का दाम मार्केट में कम मिल रहा है,
तुमको दाम मिल रहा है मार्केट में 12 रुपए 13 रुपए, तो डोंट वरी, फसल मत बेचो, सरकार है तुमसे 15 रुपए के दाम पर फसल परचेस कर लेगी। तो यहाँ पे किसान को दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, किसान की फसल बर्बाद नहीं जाती, बची हुई फसल सरकार परचेस कर लेती है। एंड दूसरा बेनिफिट, अगर मार्केट में प्राइस कम मिल रहा है तो डोंट वरी, सरकार जो है प्राइस को सही दाम पे खरीदती है। सरकार ने जो प्राइस पहले बोल दिया, सरकार उसी दाम पर परचेस करेगी। प्राइस भले ही मार्केट में 10 रुपए हो जाए, बट सरकार 15 रुपीज ही पे करेगी। दैट इज कॉल्ड एमएसपी, कि जहां पे गवर्नमेंट एक प्राइस को फिक्स कर देती है फसल परचेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल वीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए। एंड यहाँ पे अगर कोई प्राइस ड्रॉप भी होता है तो फार्मर तो प्रोटेक्ट है, बिकॉज उसको तो सरकार 15 रुपए के दाम पर ही जो है फसल खरीदेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब सरकार ने जो अनाज खरीदा, सरकार क्या करती है उसका, तो सरकार जो किसान से एमएसपी के दाम पर अनाज खरीदती है, सरकार उस अनाज को जो है राशन की दुकान के माध्यम से गरीबों में बांट देती है, ताकि जो है समाज का भला हो सके, गरीब का भला हो सके। तो बताओ यहां पे क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंपल सिंपल मतलब है राशन की शॉप की दुकान के माध्यम से अनाज बेचना गरीबों को सस्ते दाम पर। तो सेकंड पॉइंट ये है। फिर थर्ड पॉइंट है कि गरीबों को बांटने के बावजूद भी अनाज बच जाता है तो सरकार उसका बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है। सरकार ने जो एमएसपी के दाम पर अनाज परचेज किया था, सरकार इसको फ्यूचर के यूज के लिए स्टोर कर लेती है, कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अनाज की शॉर्टेज पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो बफर स्टॉक के माध्यम से अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर फ्यूचर में कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाए तो बफर स्टॉक के माध्यम से प्राइस को मेंटेन किया जाएगा। तो ये कुछ सरकारी स्टेप है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। अब इसका मतलब क्या है जी, इसका सिंपल सा मतलब है कि सरकार ने, भाई अब देखो किसान के पास क्या तरीका था अपनी फसल को बेचने का, कि मार्केट में जाके बेच सकते हैं, बट बीच में बहुत सारे क्या थे, मिडिल मैन थे, बिचौलिए थे। लेकिन अब समय के साथ साथ क्या हो रहा है, सरकार किसानों को इंप्रूव करने के लिए कि किसान अपनी फसल जो है वो सही दाम पर बेच सके, तो उसके लिए सरकार क्या लाई, किसानों के लिए मार्केटिंग चैनल्स, मतलब बेचने के लिए, फसल बेचने के लिए कुछ ऑप्शन लेके आई। जैसे कि दो ऑप्शन है कि पहला, किसान के बीच में कोई भी बिचौलिया ना आए, उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए और किसान अपनी फसल को डायरेक्टली बेचे, किसको, कस्टमर। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बाय फार्मर, कि जहां पे क्या होता है, किसान अपनी फसल को डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे किसान का प्रॉफिट बढ़ जाता है, बिकॉज बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, तो किसान को किसी को पेमेंट करने की नीड नहीं है। अब ऐसा होता है किसकी वजह से, रेगुलेटेड मार्केट की वजह से। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सरकार ऐसे बाजार की स्थापना करती है जहां पे केवल दो लोग होंगे, एक होगा खरीदने वाला बायर, एक होगा बेचने वाला सेलर। वो सीधे बायर को बेचेगा, बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होगा। इस बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड मार्केट। कुछ एग्जांपल भी है, जैसे कि अपनी मंडी, हार्सपुर मंडी, रायतू बाजार, उजैवर सैंडीज, ये आपकी एनसीईआरटी में 4 बाजार है और ये इनके राज्य का नाम है। याद रखना, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आता है, हार्सपुर मंडी पुणे में आता है, रायतू बाजार आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आता है और उजावर सैंडीज तमिलनाडु में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पेपर में कई बार पूछ चुका है कि कौन सा बाजार किस राज्य में आता है। तो आपको बाजार के साथ साथ उनके राज्य के नाम याद करने हैं, पेपर में एमसीक्यू में आ जाता है। तो तरीका नंबर 1 क्या है, किसान डायरेक्टली अपनी फसल जो है कस्टमर को बेचे रेगुलेटेड मार्केट के माध्यम से। लेकिन अगर किसान ये नहीं चाहता तो किसान जो है बड़ी बड़ी नेशनल कंपनी और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ किसान जो है टाई अप एग्रीमेंट भी कर सकता है। इसमें क्या होता है, किसान बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडी, सबवे, इन सब के साथ जो है किसान टाई अप कर सकता है, बिकॉज इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इन फूड ग्रेन अनाज की नीड होती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब ये कंपनी डायरेक्टली किसान से परचेस करेगी तो इन कंपनी को सस्ता पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली किसान के पास जाती है एंड बोलती है तुम जो भी अनाज उगाओगे
उसे किसी को मत बेचना, हमको बेच देना, हम तुमको उसकी अच्छी कीमत देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली किसान से उसका अनाज खरीद लेती है। यहाँ पे कुछ बातें होती है जैसे कि प्री एग्रीड प्राइस, यहाँ पे प्रेगिस दाम पर अनाज परचेज किए जाएंगे, वो प्रॉपर एग्रीमेंट बन जाता है एंड पहले से ही तय हो जाता है, ताकि भविष्य में किसान को दिक्कत ना हो कि नहीं इस दाम पे नहीं, इस दाम पर, इस दाम पर नहीं, इस दाम पर। तो यहाँ पे प्राइस पहले ही तय हो जाते हैं। दूसरा, कंपनी किसान को कुछ एडवांस पेमेंट भी कर देती है ताकि किसान का प्रोडक्शन करने में मन लगा रहे और तो और किसान अपनी बात से पीछे हटे ना। इसके अलावा कंपनी किसान को अपनी ओर से अच्छे बीज प्रदान करती है ताकि कंपनी को अच्छा अनाज मिले, तो उनका अच्छा पिज्जा बने, अच्छा बर्गर बने, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी किसान को इनपुट, छोटे मोटे टूल्स भी प्रदान करती है खेती बाड़ी करने के लिए। अल्टीमेटली यहाँ पे किसान कंपनी के लिए खेती कर रहा है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, तो उसके बेनिफिट ये है, यहाँ पे किसान का जो रिस्क था प्राइस वाला वो कम हो गया, बिकॉज यहाँ पे प्राइस पहले ही तय हो चुका है, जिसकी वजह से अब फ्यूचर में अगर प्राइस घटता भी है तो किसान को टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज किसान के पास तो प्राइस पहले ही तय हो चुका है। तो यहाँ पे किसान का प्राइस कम हो गया। दूसरा, एक्सपेंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्म प्रोडक्ट, यहाँ पे किसान जो है एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, पहले किसान ने फसल उगाई और अगर शहर बेचने गया तो अपने आसपास के शहर बेच के आ गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एक्सपेंड हो रहा है। अब किसान अपने आसपास के शहर नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज को फसल बेच रहा है। तो यहाँ पे किसान का एक्सपेंशन भी हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। आपकी एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है एंड ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब नए टॉपिक पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जब हम फार्मिंग को, खेती बाड़ी को प्राकृतिक तरीके से करते हैं, हम खेती बाड़ी में किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते, भाई हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक इनपुट। ऑर्गेनिक इनपुट मतलब हम केमिकल का यूज ना करके हम यूज करेंगे एनिमल कंपोस्ट का, एनिमल मैन्योर का, अल्टीमेटली गाय के गोबर से बनने वाले खाद का, उर्वरक का, इन सब का यूज करना है, हमें केमिकल का कोई भी यूज नहीं करना। इस प्रकार की फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल नहीं होते, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केवल नेचुरल, प्रकृति से मिलने वाले कंपोस्ट, मैन्योर, खाद वगैरह होती है एंड ये इको फ्रेंडली है, इससे हमारे एनवायरनमेंट पर कोई नुकसान नहीं होता बिकॉज कोई केमिकल नहीं है। एंड सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब है इससे जो हमारी जमीन है, जमीन हेल्दी रहेगी बिकॉज जमीन में कोई केमिकल नहीं डाले, और जमीन फ्यूचर तक, आगे आने वाली पीढ़ी तक जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन करके देगी। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल, ठीक है। तो इस मेथड में हम सॉइल की हेल्थ पे ध्यान देते हैं कि जो हमारी जमीन है हेल्दी रहे, जमीन खराब ना हो, पॉल्यूशन कम हो, और तो और हेल्दी। वही केमिकल वाले फूड इतने हेल्दी नहीं होते, बट ये प्राकृतिक तरीके से बनने वाले फूड क्या होते हैं जी, हेल्दी होते हैं, हेल्दी प्रोडक्शन होते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो पहला बोलता है चीपर कल्टीवेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्ते में हो जाती है बिकॉज यहाँ पे महंगे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर या एक्सपेंसिव केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स परचेज करने की नीड नहीं है। हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फ्री फूड होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है उसमें कोई केमिकल नहीं है, वो खाने के लिए एकदम हेल्दी है, उसमें अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है, अच्छा प्रोटीन है। मोर एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है क्योंकि यहां पर थोड़ी लगती है मेहनत ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना केमिकल डाल दिए खेती हो गई। केमिकल वाले में क्या होता है, आपने केमिकल डाल दिए अपने आप उग गए। यहाँ पे किसान को मेहनत करनी पड़ती है, किसान को इरिगेशन बार बार करना पड़ता है, किसान को खेतों में हल को बार बार जोतना पड़ता है, जिसकी वजह से एक किसान से काम नहीं हो पाता, वो अपने अंडर एक किसान और रखता है, वो उसको रोजगार प्रदान करता है, तो यहाँ पे रोजगार बढ़ता है। हायर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बाहर ज्यादा है क्योंकि बाहर के लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्गेनिक फूड चाहिए। तो ऑर्गेनिक फूड को हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके भी जो है बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। इको फ्रेंडली, यहाँ पे हम किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करते, जिसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। एनवायरनमेंट में प्रॉपर बैलेंस बना हुआ रहता है।
फिर बोलता है बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे होता क्या है, हम सस्ते इनपुट का यूज करते हैं तो कि यहाँ पे महंगे महंगे केमिकल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड की नीड नहीं है और सस्ते का यूज करते हैं। और जो ऑर्गेनिक फूड है वो महंगे दाम पर बिकते हैं। यस, केमिकल वाले फूड के स्थान पे ऑर्गेनिक फूड के प्राइस ज्यादा होते हैं बिकॉज वो प्रॉपर प्रकृति से बने हुए होते हैं तो उनके प्राइस ज्यादा होते हैं। अब सस्ते में बनता है, महंगे दाम पर बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे किसान को काफी अच्छा खासा रिटर्न, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। हायर मार्केट प्राइस, मैंने वही बोला कि जो केमिकल वाले फूड होते हैं जिनको हम लोग कन्वेंशनल फूड या फिर कन्वेंशनल फार्मिंग भी कहते हैं, तो इसके जो प्राइस होते हैं वो नॉर्मली ऑर्गेनिक फूड का जो प्राइस होते हैं वो नॉर्मली केमिकल वाले अनाज से 10 से 100% ज्यादा होते हैं। और तो और प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हम यहाँ पे सॉइल की हेल्थ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमारी जमीन खराब ना हो। हम यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं करते, जमीन खराब नहीं होती एंड फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है वो प्रॉपर रूप से खेती कर पाती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट है, बट बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि यहाँ पे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होता है। अगर केमिकल वाला फूड पर हेक्टेयर पे 100 किलो उगाता है तो ऑर्गेनिक फूड पर हेक्टेयर पे केवल 50 किलो उगा पाएगा। ये केमिकल वाला 100 किलो उगा पाता है बिकॉज यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं किया, केमिकल का यूज किया है, सॉरी। ऑर्गेनिक फूड में क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड में प्राकृतिक रूप से खेती होती है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। यहाँ पे किसान इसको बड़े स्केल पर अपना नहीं पाता। लेस पॉपुलर, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसको और ज्यादा अवेयर करने की, इसको और ज्यादा जागरूक करने की नीड है, लोगों तक इसको पहुंचाने की नीड है। शॉर्टर सेल्फ लाइफ, जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं ये जल्दी खराब, जल्दी मतलब ये अपने टाइम पर खराब हो जाते हैं। केमिकल वाले फूड क्या होता है, उनमें केमिकल डाल के उसको लंबे समय तक स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई केमिकल का यूज नहीं करते और केमिकल का यूज ना होने की वजह से ये अपने टाइम पर इट मींस थोड़ा जल्दी से खराब हो जाते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग, अभी भी भारत में ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर मार्केटिंग सुविधाएं, प्रॉपर बाजार नहीं है जहां पे केवल ऑर्गेनिक फूड मिलता हो। सिक्किम, यस, सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो कि प्योरली 100% फार्मिंग ऑर्गेनिक करता है। यस, सिक्किम में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वहां पे केमिकल वाली बिल्कुल भी फार्मिंग नहीं होती। लिमिटेड क्रॉप चॉइस, यहां बोलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक समस्या यह है जब उस फसल का सीजन नहीं होता तो आप उस फसल को उगा नहीं सकते। केमिकल वाले में क्या होता है, आप फसल को पूरे 12 महीने उगा रहे हो, क्यों, केमिकल यूज कर करके। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब उस फसल का मौसम है ही नहीं तो यहाँ पे आप उस फसल को उगा नहीं सकते। केमिकल वाले में तो आप पूरे फसल को 12 महीने उगा सकते हो। तो यहाँ वही बोलता है लिमिटेड क्रॉप चॉइसेस। ठीक है, तो ये कुछ कमियां हैं किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो टॉपिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बच्चों मतलब होता है फ्यूचर से और एनवायरनमेंट से, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्यूचर जनरेशन को किस प्रकार हेल्प करता है एज वेल एज हमारे एनवायरनमेंट को ये किस प्रकार हेल्प करता है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बोलेंगे। सबसे पहला, इको फ्रेंडली अप्रोच। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हम यहाँ पे हानिकारक केमिकल का यूज नहीं करते, हम उसके स्थान पे यहाँ पे प्राकृतिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जैसे कि गाय के गोबर का यूज करते हैं या बाकी चीज का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो रहता है फ्रेंडली, एनवायरनमेंट बचा रहता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकंड है सॉइल हेल्थ मेंटेनेंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्लांट तो हेल्दी होता ही होता है, मतलब जो अनाज उगा रहे हो वो तो हेल्दी है ही है, अनाज के साथ साथ हम यहाँ पे सॉइल की हेल्थ, जमीन की हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं कि जो हमारी जमीन है उसमें केमिकल ना जाए, हमारी जमीन खराब ना हो। अगर जमीन में केमिकल जाएंगे तो वो जमीन जो 40 से 50 साल तक और प्रोडक्शन करने वाली थी, केमिकल जाने के बाद वो जमीन केवल 20 से 30 साल तक प्रोडक्शन करेगी। तो जरा मुझे बताइए ना कि आपकी जमीन की लाइफ कम होगी नहीं होगी, होगी अगर आप केमिकल का प्रयोग करते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता, आपकी जो सॉइल है, जो जमीन है वो प्रॉपर हेल्दी होती है और लंबे समय तक वहां पे प्रोडक्शन किया जा सकता है। उसके अलावा प्रोटेक्ट नेचर,
ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसी प्रकार का कैसा भी पॉल्यूशन नहीं होता। हम प्राकृतिक विधियों का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ना तो होता एयर पॉल्यूशन, ना होता वाटर पॉल्यूशन, और ना ही होता हमारा सॉइल पॉल्यूशन। ये हर चीज क्लीन रहती है। इससे हमारा एनवायरमेंट और उसके लिविंग बींग्स सब के सब क्या होते हैं जी, सेफ रहते हैं। एंड आखिरी बोलता है एंश्योर फ्यूचर फार्मिंग, वही वाली बात कि यहाँ पे जमीन को कोई नुकसान नहीं होता, जमीन को कोई डैमेज नहीं होता, जिसकी वजह से जो फार्मर है फ्यूचर तक आराम से, लंबे समय तक, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी तक आराम से प्रोडक्शन कर सकता है विदाउट डैमेजिंग नेचर। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। अब ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? तो जब किसान क्या करता है, अपनी एग्रीकल्चर को चेंज करता है, कि वो किसान पहले सिंगल क्रॉपिंग करता था, एक फसल उगा रहा था, बट अब किसान बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग करूंगा, मैं तो एक साल में 2 या 3 फसल उगाऊंगा। तो एक तो ये होता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में कि आपने अपनी फसल को डाइवर्सिफाई किया। या फिर किसान बोलता है कि नहीं यार, मैं खेती बाड़ी छोड़ रहा हूं, मैं खेती बाड़ी के अलावा कुछ और काम करूंगा, मैं अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी ही चेंज कर रहा हूं। पहला है एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा था बट सिंगल से मल्टीपल पे आ गया। दूसरा है एग्रीकल्चर ही चेंज कर दिया, अब मैं कुछ और काम करूंगा, मैं हॉर्टिकल्चर कर लूंगा, मैं बागवानी कर लूंगा, मैं पेड़ पौधे फूल वगैरह उगा लूंगा। ठीक है, मैं जो मुर्गी भैंस बकरी पाल लूंगा, इनका अंडे दूध वगैरह बेच दूंगा, मैं हाथ से मटका वटका बना के बेच दूंगा, या मैं आईटी सेक्टर में आके काम कर लूंगा। तो जब किसान अपने एग्रीकल्चर को थोड़ा डाइवर्सिफाई करता है, थोड़ा चेंज करता है, यहां वहां शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। जहां पे दो बातें आती है। पहली बात आती है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, कि फसल करने के पैटर्न को चेंज किया, सिंगल से मल्टीपल पे आ गए। या फिर दूसरा होता है शिफ्टिंग द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, या फिर एग्रीकल्चर वाला काम था, आपने उस काम को ही शिफ्ट कर लिया। ठीक है, एंड आप दूसरे नॉन एग्रीकल्चर वाले काम पे आ गए, पेड़ पौधे में आ गए, मुर्गी भैंस बकरी मटके वटके बनाने में आप लोग आ गए। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जहां पे एग्रीकल्चर से निकल के थोड़ा दूसरे सेक्टर में जाना। हम इसको ऑल्टरनेटिव फार्मिंग या फिर ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें दो ही बातें मेन आती है, पहला वही क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन एंड दूसरा प्रोडक्टिव एक्टिविटी डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में किसान सिंगल से मल्टीपल पे आ गया, अब वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाएगा। जैसे कि किसान पहले केवल फूड ग्रेन उगा रहा था, अपने खाने पीने के लिए वीट राइस मक्का वगैरह उगा रहा था। अब किसान क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कैश क्रॉप उगाऊंगा, मार्केट में बेचने के लिए उगाऊंगा, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब मैं फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह मसाले, अब देख रहा हूं, अब फ्रूट अलग है, वेजिटेबल अलग है, मसाले अलग है, अब मैं बाकी अलग अलग कैटेगरीज में जाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे किसान की इनकम बढ़ जाएगी, बिकॉज अब वो एक नहीं अलग अलग प्रकार की फसलें उगा रहा है। और दूसरा, किसान जो पहले कुछ फसलों पर डिपेंड था, उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसे बोलता है किसान का प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रिस्क होता है, वो रिस्क भी यहां पर जो है काफी कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, पहले क्या था, किसान अगर एक फसल उगाता था और अगर मार्केट में इसका प्राइस भी कम हो गया तो टेंशन। लेकिन अब किसान अगर 2 3 या 4 फसल उगाएगा और अगर किसी एक फसल का प्राइस कम होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी दूसरी तीसरी फसल तो है, वहां से पैसा कमा लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रिस्क था वो कम हो गया। या फिर फसल खराब हो गई तो एक खराब होगी, बाकी तो फसलें हैं, तो मॉनसून फेलियर का जो डर था वो डर भी यहाँ पर कम हो गया। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो किसान सिंगल से मल्टीपल पे आ सकता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, किसान अपनी पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी को ही अलग कर सकता है। किसान ने बोल रहा है भाई खेती बाड़ी करनी नहीं, जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है, जो किसान वगैरह है, वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गए और दूसरी एक्टिविटीज पे ट्रांसफर हो गए, या दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटी पे शिफ्ट हो गए, कि हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, अब हम लाइव स्टॉक करेंगे। लाइव स्टॉक का मतलब होता है भैंस भेड़ बकरी वगैरह पालना। ठीक है, हम पोल्ट्री करेंगे, हम मुर्गियां पालेंगे, हम मछली पकड़ पकड़ के बेचेंगे, हम दूसरे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आता है। वही लाइव स्टॉक आ गया, पोल्ट्री आ गया, फिशरीज आ गया। फूड प्रोसेसिंग वाला काम करेंगे, हम गेहूं से अनाज बना, सॉरी, गेहूं से आटा बना के उसको बेचेंगे।
ठीक है, हम डेयरी वाला काम करेंगे, हम एग्रो प्रोसेसिंग करेंगे, हम गांव में टूरिज्म खोलेंगे, हम पोल्ट्री हाथ से मटके वाला काम करेंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हाथ से वस्तु बना बना के बेचेंगे, तो ये वाले काम करेंगे। इससे क्या होता है, गांव में बेरोजगारी कम हो जाती है, बिकॉज अब गांव के व्यक्ति जो है एग्रीकल्चर के अलावा बाकी काम कर रहा है, तो बेरोजगारी कम हो जाएगी एंड किसान की एक स्टेबल इनकम हो जाती है। किसान के पास पूरे 12 महीने की इनकम हो जाती है, जबकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, किसान के पास केवल 6 महीने की इनकम होती है, अगर वो केवल एक ही फसल पे डिपेंड रहता है तो। समझ में आ गया जी? ओके, तो ये दो होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फिर एडवांटेज क्या है, या फिर क्वेश्चन बन चुका है रूरल डाइवर्सिफिकेशन में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है और एग्जाम में आ जाते हैं। तो बताओ भाई, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की नीड हमें क्यों है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की नीड। तो पहला बोलता है, अगर आज की डेट में हम केवल फार्मिंग पर डिपेंड रहेंगे तो फार्मिंग पर डिपेंड होना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर बेकार वेदर हुआ या आपकी फसल उग नहीं पाई तो पूरे साल की इनकम गई। आप फार्मिंग करते थे, इस साल बारिश नहीं हुई, बेकार वेदर हुआ, फसल उग नहीं पाई, तो पूरे साल अब आप क्या कुछ नहीं कर पाओगे। तो फार्मिंग पर डिपेंड होना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए किसान को फार्मिंग से हटके अब दूसरी एक्टिविटीज में आना चाहिए। डेयरी वाला काम कर ले, मछली वाला काम कर ले, फूड प्रोसेसिंग वाला काम कर ले, या अलग अलग तरीके से किसान पैसा कमा सकता है। तो इसलिए डाइवर्सिफाई होने की नीड है, ताकि पूरे महीने, पूरे 12 महीने, पूरे साल अच्छा सा पैसा कमाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है सेकंड बोला गया है, मोर इनकम एंड रिड्यूस पॉवर्टी। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आपकी इनकम को बढ़ाता है एंड गरीबी दूर करता है। यस, अगर आप एग्रीकल्चर से हटोगे और दूसरे सेक्टर्स पे जाओगे तो क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल है, यहाँ पे केवल आपको इनकम मिलेगी 6 महीने, लेकिन जो बाकी एक्टिविटी है, पोल्ट्री मुर्गी पालना, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट या बाकी जो बिजनेस है, वो पूरे 12 महीने के हैं, आपको पूरे साल काम मिलेगा। तो उससे एक आपकी इनकम बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है कि एग्रीकल्चर में दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ऑफ सीजन में आपके पास काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में आप जो फसल उगा रहे हो भाई, 6 महीने टाइम होता है कि आपके पास 6 महीने काम है, 6 महीने काम नहीं है। तो एग्रीकल्चर में ऑफ सीजन आपके पास काम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जॉब जो होती है वो होती है सीजनल होती है, एंड मोस्टली एग्रीकल्चर वाली जो काम होते हैं वो केवल और केवल खरीफ सीजन में ही होते हैं। रबी सीजन के अंदर जो होता है, किसान को रबी सीजन के अंदर अक्सर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। रबी सीजन के अंदर जो है फसल उग नहीं पाती, इस समय प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, ये नवंबर के बाद जो टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर के बाद का, उसको बोलते हैं रबी सीजन। और इस दौरान किसान अपनी खेती बाड़ी कर नहीं पाता है, यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, सिंचाई की प्रॉपर सुविधाएं भी नहीं होती है। इस दौरान फार्मिंग क्या होती है, लिमिटेड, जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है। तो यहाँ पे किसान के पास खरीफ में तो काम है, रबी में काम नहीं है। 6 महीने काम है, 6 महीने काम नहीं है, इसलिए किसान को जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और अगला पॉइंट बोलता है कि आज की डेट में एग्रीकल्चर में बहुत लोग बढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर में क्राउड आ चुका है, भीड़ आ चुका है। एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या फेस करनी पड़ती है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा। जो वर्कर है उन्हें एग्रीकल्चर से हटा के दूसरे एरिया से भेजना पड़ेगा, ताकि एग्रीकल्चर पे प्रेशर कम हो और एग्रीकल्चर सेक्टर आगे ग्रोथ कर सके, एंड बाकी सेक्टर्स में जो किसान जा रहे हैं वो भी आगे ग्रोथ कर सके। तो ये कुछ एडवांटेज है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करेंगे अपन लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज को। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, आपको 5 इसके अंदर पढ़ने हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने कहा था वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है। आपने खुद देखा कितने सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर अप किए। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में आपका एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है एनिमल हस्बेंड्री, या फिर इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। जब हम जानवरों की बात करते हैं, फार्म एनिमल की,
तो जब फार्म एनिमल की ब्रीडिंग की, रियरिंग की या केयरिंग की बात होती है, ठीक है, ब्रीडिंग करवाना उनको, रियरिंग केयरिंग मतलब देखभाल करना, उनका यूज करना एंड उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको मार्केट में बेचना, वहां से पैसा कमाना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इसको अपन लोग जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें आपके एनिमल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री, मुर्गी आती है, कैटल है, गॉट्स है, शीप है, हॉर्स है एंड पिग्स है। ये आपके एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, जहां पे इन जानवरों का यूज करके इनके द्वारा निकाले गए उत्पाद को, अंडे को, ऊन को वगैरह को बेच के पैसा कमाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला ये सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि हमको इनसे मिल्क मिलता है, इनसे अंडे मिलते हैं, इनसे ऊन मिलता है, इनसे मीट मिलता है, एज वेल एज ये एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करते हैं, पूरे 12 महीने की इनकम हमको प्रदान करते हैं। ये क्रॉप फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से काफी कम रिस्की होते हैं, बिकॉज वहां पे केवल 6 महीने की इनकम है, यहाँ पे पूरे 12 महीने की इनकम है। ये हमें फूड सिक्योरिटी प्रदान करते हैं कि इनके होते हुए हमें खाने की कमी नहीं पड़ती है, बिकॉज इनसे अंडे, दूध वगैरह हमको ऑल टाइम मिलते रहते हैं। एज वेल एज ये काम करते फ्यूल का, ईंधन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैल है तो हम बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ वहां जा सकते हैं, हमको न्यूट्रिशन मिलता है। मुर्गी अंडे देती है तो अंडे से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। मैन्योर मिलता है, गाय के गोबर से खेती बाड़ी करने के लिए आपको खाद मिलता है, एंड वही आपको ट्रांसपोर्टेशन भी जो है इससे मिल जाता है। उसके बाद बोलता है एम्प्लॉयमेंट। लाइव स्टॉक फार्मिंग भारत में लगभग 70 मिलियन गांव के लोगों को जो है रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें छोटे फार्मर, महिलाएं और लैंडलेस लेबर शामिल है। बात करें वुमेन्स पार्टिसिपेशन की, तो बहुत सारी जो महिला है वो भी लाइव स्टॉक में एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करती है। बहुत सारी महिलाएं भी जो है इन लाइव स्टॉक में पार्टिसिपेशन देती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है, पेपर में एक बार आया था एमसीक्यू में कि सबसे अधिक योगदान लाइव स्टॉक में किसका है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक योगदान लाइव स्टॉक में किसका है जी? पोल्ट्री का है। सबसे कम किसका है जी? पिग्स का है। उसके बाद ये कैटल एंड बफेलो और शीप एंड गॉट जो है थोड़े 16% और 22% वाली कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे यहाँ पे आता है जी डेयरी या फिर ऑपरेशन फ्लड। अब डेयरी का मतलब क्या है? तो जब दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं जिनको बोलते हैं डेयरी एनिमल, तो जब डेयरी एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और इनका यूज करते हैं किसके लिए? मिल्क के लिए एंड मिल्क से बनने वाले अन्य प्रोडक्ट के लिए, तो उस चीज को डेयरी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी? मिल्क और मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करना, उसका यूज करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डेयरी के क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई उसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। जब इंडिया में दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा तो उसको क्या नाम दिया गया जी? ऑपरेशन फ्लड दिया गया। ऑपरेशन फ्लड क्या है? एक सिस्टम है जहां पे जो फार्मर्स है, कौन से फार्मर? जिनके पास ये गाय भैंस बकरी है, तो जहां पे जो फार्मर है इन गाय भैंस बकरी का दूध निकालते हैं, इन दूध को पूल्ड मींस इकट्ठा इकट्ठा करते हैं अलग अलग क्वालिटी के अनुसार। फिर इकट्ठा करने के बाद इनको प्रोसेस करते हैं, मतलब इसको साफ वगैरह करते हैं। प्रोसेस करने के बाद इसको पैक करते हैं एंड शहरों में इसको जो है बेचा जाता है अलग अलग कोऑपरेटिव, अलग अलग कंपनी के माध्यम से। फॉर एग्जांपल अमूल कंपनी, मदर डेयरी कंपनी। तो ये जितने भी गाय भैंस बकरी वाले होते हैं, दूध निकालते हैं जानवर का, इनको पैक करते हैं एंड अमूल और मदर डेयरी के माध्यम से इसको पूरे इंडिया में बेचा जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है 1970 में हुई थी एंड इसकी शुरुआत जो है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा हुई थी। उस समय एनडीडीबी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी, इसलिए हम इनको फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, या फिर हम इस चीज को बच्चों व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। यस, ऑपरेशन फ्लड को हम लोग श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जितनी भी राज्य थे, बहुत सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, बट जो गुजरात है, गुजरात का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था। सबसे अधिक सफलता जो है गुजरात राज्य में देखने को मिली थी। लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो दूध के अलावा अब और भी चीजें हैं जो आगे बढ़ रही है, जैसे कि मीट है, एग्स है, वुल है। ठीक है, तो ये सब भी बहुत ही ज्यादा अब एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन रहे हैं किसका? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का। दैट इज योर डेयरी एंड ऑपरेशन फ्लड। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है बच्चों वो फिशरीज। फिशरीज में बात किसकी होती है? फिश की। तो बोलता है फिशरीज का मतलब है एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पे जो लोग हैं वो मछली को पकड़ते हैं, उन्हें साफ वगैरह करते हैं, ठीक है,
उनको मार्केट में बेचते हैं। किसको? फिश को और अदर एक्वेटिक एनिमल को। नॉर्मली तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो मछलियां पकड़ पकड़ के उनको साफ करके धो धा के उनको मार्केट में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं एंड अपनी लाइफ को जीते हैं। अगर फिशरीज की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जितने भी फिशरीज जो ये जो ऑक्यूपेशन है ये रोजगार प्रदान करता है उन लोगों को जो इकोनॉमिकली थोड़े वीक है और जो तटीय क्षेत्रों पर रहते हैं। तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले कमजोर लोग, गरीब लोग का मेन ऑक्यूपेशन यही है मछली पकड़ना एंड उनको बेचना। बिकॉज तटीय क्षेत्रों पर खेती बाड़ी करना संभव नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे ये जो है मछली पकड़ के बेचकर ही पैसा कमाते हैं। अगर बात करें इंडिया की रैंक की तो चाइना के बाद इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है फिश पकड़ने के फिश पकड़ने के और बेचने के कैटेगरी में। भारत के अंदर कौन कौन सा राज्य है जो बड़े पैमाने पर फिश को पकड़ते और बेचते हैं? तो वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश भी इसमें आता है, गुजरात भी आता है, केरला भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है एंड तमिलनाडु भी आता है। फिशरीज के क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई उसको ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति कहते हैं। अगर बात करें वाटर बॉडीज की तो वाटर बॉडीज का बच्चों मतलब होता है समंदर, सागर, महासागर, झरने, नदियां वगैरह, तालाब वगैरह, इसको बोलते हैं वाटर बॉडीज। तो बोलता है जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो मछली पकड़ने वाला समुदाय है, यह समुदाय इन वाटर बॉडीज को, ये नदियों को, सागर को, महासागर को, इनको अपनी मां मानते हैं, इनको अपनी मदर मानते हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडीज ही इनको जीवन जीने का साधन प्रदान करती है। ये वाटर बॉडीज इनको मछलियां प्रदान करती है जिसके माध्यम से ये अपना जीवन जी पाते हैं। अगर बात करें वाटर बॉडीज में किसे कितना शेयर है, तो वाटर बॉडीज दो टाइप की होती है। एक होता है इनलैंड सोर्स। इनलैंड सोर्स का मतलब होता है छोटे मोटे वाटर के सोर्स, जैसे कि नदियां हो गई, झरने हो गए, तालाब हो गए, ठीक है, स्ट्रीम्स हो गई। एक होता है मैराइन सोर्स, मतलब बड़े बड़े सोर्स, फॉर एग्जाम्पल सागर और महासागर। तो जो इनलैंड सोर्स छोटे मोटे सोर्स है वहां से 65% मछली आती है और जो बड़े सोर्स सागर, महासागर, वहां से 35% मछली आती है। बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की तो जो फिशरीज है वो भारत के टोटल जीडीपी में केवल और केवल 0.9% का योगदान देती है। दैट इज कॉल्ड फिशरीज एंड ब्लू रेवोल्यूशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो देश में क्रांति हुई इसको बच्चों बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अब हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है। किस चीज की? इस चीज की जहां पे हम ग्रो करते हैं, इंप्रूव करते हैं, मार्केटिंग मतलब बेचते हैं। किसको? फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, मेडिसिनल प्लांट मतलब जड़ी बूटियों को, औषधियों को और मसालों को। देखो यहाँ पे अनाज की बात नहीं हो रही। जब गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इनकी बात हो तो वो एग्रीकल्चर वाली कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट इन सब की बात हो तो हॉर्टिकल्चर वाली कैटेगरी में आता है। तो हॉर्टिकल्चर वाली कैटेगरी में फल को, फ्रूट को, फ्लावर को, जड़ी बूटियों को, मसालों को, अनाज को, सॉरी अनाज नहीं, नारियल को, इन सबको जो है उगाते हैं, इनको इंप्रूव करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और इनका यूज करते। दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में सुना होगा, बोलते हैं बागवानी। अगर आपका गांव हो तो आपके गांव में सुना होगा, आपके गांव में आम के बड़े बड़े बाग है। अब आम के जो बड़े बड़े बाग है वो हॉर्टिकल्चर वाली कैटेगरी में आता है। जो लोग शहद पकड़ते हैं, शहद निकालते हैं मधुमक्खी के छत्ते से, वो हॉर्टिकल्चर वाली कैटेगरी में आता है। नारियल का प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में आता है, मसालों का प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो इंडिया के एग्रीकल्चर में 1/3 शेयर हॉर्टिकल्चर का है। मतलब टोटल जो इंडिया में एग्रीकल्चर होता है उस एग्रीकल्चर में जो 1/3 हिस्सा है वो किसका है जी? हॉर्टिकल्चर का। याद रखना, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। 1/3 कुछ इतना होगा। जो हॉर्टिकल्चर किसका पार्ट है जी? वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। और बात करें जीडीपी की तो भारत के जीडीपी में 6% योगदान किसका है जी? हॉर्टिकल्चर का है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? मैंगो का, बनाना का, कोकोनट का एंड कैश्यू नट्स का और मसाले का। बात करें फ्रूट एंड वेजिटेबल की तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है प्रोडक्शन के मामले में। हॉर्टिकल्चर जो है फॉरेन करेंसी कमाने में हेल्प करता है।
बिकॉज हम बहुत सारी चीजें मसाला वगैरह जो है बाहर एक्सपोर्ट करते हैं एंड इससे बहुत सारी विदेशी करेंसी इंडिया में आती है। हॉर्टिकल्चर जो है ग्रामीण महिलाओं को, गांव की महिलाओं को भी जो है रोजगार प्रदान करता है। इससे उन महिला इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाती है, महिलाओं की इनकम बढ़ जाती है। जो महिला है वो फ्लावर हार्वेस्टिंग, फूल वगैरह उगा सकती है, वो नर्सरी मेंटेनेंस, नर्सरी आप जानते होंगे जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उनको मेंटेन कर सकती है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, टिश्यू कल्चर है, इन सबको अपना सकती है। हॉर्टिकल्चर के मामले में जो क्रांति देखी गई उसको गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और गोल्डन रिवॉल्यूशन के जो भारत में पिता थे उनको नाम क्या है जी? निरपख तूतेज इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। दैट इज इट्स ऑल अबाउट योर हॉर्टिकल्चर। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि बताइए किस प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में और फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में हेल्प करती है। अल्टीमेटली सिंपल सिंपल मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से देश में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बच्चा मतलब है नई प्रकार की तकनीक आना। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई तकनीक आती है तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बोलता है जो आईटी सेक्टर है वो फार्मर को हेल्प करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड फूड सिक्योरिटी मतलब खाने कभी कमी ना होना। और जब से तकनीक आई है तब से देश में खाने की हमें कमी भी नहीं हुई है। जो आईटी है वो फार्मिंग में, डिसीजन मेकिंग में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफी की रोल निभाता है। अभी जो लाइन मैंने बोली है ये इन पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि प्रेडिक्टिंग फूड शॉर्टेज, आज की डेट में ऐसी ऐसी तकनीक आ चुकी है कि हम पहले से ही पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पे फूड की शॉर्टेज होने वाली है या फिर फूड की शॉर्टेज हो गई है। तो हम पहले से ही एडवांस में ही पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली, यहाँ पे समस्या पैदा होने वाली है। और सरकार क्या करती है, फिर उस समस्या होने से पहले ही, उस संकट से पहले ही सरकार एक्शन ले लेती है और वहां पे अनाज पहुंचा देती है। तो इसकी वजह से अब भारत में फूड शॉर्टेज नहीं होता, समस्या फेस नहीं करनी पड़ती, समस्या से पहले ही चल जाता है पता प्रॉब्लम होने वाली और सरकार अनाज वहां भेज देती है। तो तकनीक ऐसी आ चुकी है ना। सेकंड है हेल्पिंग फार्मर मेक बेटर डिसीजन। आज नई तकनीक के माध्यम से सरकार जो किसान है वो अच्छे निर्णय ले सकता है, ठीक है। किसान को टाइमली अपडेट, हैंड टू हैंड अपडेट मिल जाता है कि देश में हो क्या रहा है। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ठीक है। इवन किसान के पास मोबाइल फोन है, यूट्यूब है, तो किसान को पता होता है कि देश में चल क्या रहा है। किसान को प्रॉपर अपडेट मिल जाता है, किसान को वेदर के बारे में, मौसम के बारे में प्रॉपर अपडेट मिल जाता है। सॉइल क्वालिटी आजकल लैब बन चुकी है, किसान अपनी जमीन की मिट्टी को लैब में ले जाएगा, वहां पे चेक हो जाएगा जमीन में किस चीज की कमी है। क्रॉप डिजीज, आपकी जमीन में क्या बीमारी आ चुकी है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ये सब चीजें अब किसान को अप टू डेट बिल्कुल जो है हैंड टू हैंड पता चल जाती है, जिसकी वजह से अब किसान खुद काफी अच्छे निर्णय इन सभी इंफॉर्मेशन के माध्यम से ले सकता है। इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, जब से नई तकनीक आई है तो नई तकनीक के माध्यम से, इन नई फार्मिंग के टूल्स के माध्यम से किसान का क्रॉप प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है। अब किसान जो है काफी अच्छी क्वालिटी की फसल को उगा पाता है इस नई तकनीक के माध्यम से। फॉर एग्जांपल HYV सीड, अब जो HYV सीड्स आए थे वो भी तो एक प्रकार से नई तकनीक की वजह से आए थे, जिसकी वजह से भारत ग्रीन रेवोल्यूशन अपना पाया, हरित क्रांति अपना पाया एंड प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। ऑनलाइन सपोर्ट फॉर फार्मर, इवन आज तो बहुत सारी किसानों के लिए मोबाइल ऐप आ चुकी है, बहुत सारी सरकारी वेबसाइट आ चुकी है जहां पे फार्मर को इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है, बीज के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, लोन के बारे में, सब्सिडी के बारे में। किसान को ऑनलाइन ही अब बहुत सारा सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से, इन ऐप की तरफ से मिल जाता है। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष ये है कि जब से आईटी आया है इसने एग्रीकल्चर को काफी स्मार्ट कर दिया है, काफी एफिशिएंट कर दिया है। इससे किसान की हेल्प हुई है, किसान अब अच्छा प्रोडक्शन कर पाता है, फूड शॉर्टेज नहीं होती एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रमोट होता है। इट मींस क्या, अब किसान जो है अच्छे से फार्मिंग कर पाता है, फ्यूचर तक के लिए फार्मिंग कर पाता है। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है।
अब ये एक लास्ट टॉपिक और है, जनधन योजना, जो कि एग्जाम में एक बार आ चुकी है। देन उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। अब जनधन योजना क्या है, ठीक है। एग्जाम में क्या था तो मैं आप लोगों को एग्जाम में ये लाइन लिखी हुई आई थी कि जनधन योजना एनकरेज सेविंग हैबिट एंड इंप्रूव द एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इन रूरल एरियाज। ये आया तो और बोल दिया इसके ऊपर कमेंट करो, तो कमेंट करना है तो आपको फिर पूरा लिख के आना पड़ेगा। तो बात करें जनधन योजना की क्या है, तो जनधन योजना जो है सरकार द्वारा लाई गई एक स्कीम है, जहां पे सरकार सभी एडल्ट्स को, स्पेशली गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको एनकरेज करती है कि हर किसी का बैंक में एक खाता तो होना चाहिए, ताकि आपको सभी जो है बैंकों की सुविधा प्राप्त हो सके। जनधन योजना के माध्यम से सरकार ने लगभग बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाया कि हर व्यक्ति का एक बैंक वाला खाता होना चाहिए, जिसकी वजह से जिससे क्या होगा, आप लोग सेविंग भी कर पाएंगे एंड सरकार के जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो डायरेक्टली आपको आपके खाते में मिल जाएंगे। इसके क्या फीचर है, जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट में जीरो अमाउंट रखते हैं, कोई भी बैलेंस नहीं रखते, तब भी आपका खाता बंद नहीं होगा। यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी नीड नहीं होती। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर आपके पास जनधन योजना वाला खाता है और आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको 1 से 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज तुरंत मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसमें आपके पास सुविधा होती है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप जो है 10,000 रुपए जो है निकाल सकते हैं। हालांकि आपको बाद में पे करना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे पैसा ना होने के बावजूद भी 10,000 रुपए आप जो है बैंक से एज ए लोन के रूप में हैंड टू हैंड ले सकते हैं। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि सरकार की जितनी भी स्कीम होती है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा वाले पैसे या जो भी सब्सिडी होती है, डायरेक्टली आपके जनधन वाले खाते में आ जाती है। अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा इस जनधन योजना के, तो 40 प्लस से ज्यादा करोड़ लोगों ने इसमें अपना खाता जो है ओपन करवाया। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे सेविंग करना शुरू किया और अपने पैसों को सही तरीके से जो है यहाँ पे यूज करना शुरू किया। हेल्प्ड बैंक्स कलेक्ट रुपीज 1.4 लाख करोड़। जब लोगों ने इसमें खाता खुलवाया और जब लोगों ने जमा किया इसमें पैसा, तो 1.4 लाख करोड़ रुपए जो इन खाते के माध्यम से देश में जमा हुए। तो अल्टीमेटली जनधन योजना भारत के लिए एक गेम चेंजर है, स्पेशली रूरल एरियाज में, जहां पे जो है हर सिटीजन के पास अब एक सिक्योर बैंक खाता है एंड हैसल फ्री बैंक सर्विस है। यहाँ पे उनको ज्यादा झंझट या परेशानी को फेस करना नहीं पड़ता। तो ये था आपका क्या, जनधन योजना। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी बन चुकी है, बट डोंट वरी, आप पढ़ लोगे, पेपर है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड एक वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। बीच में आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बोले जो इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे जो भी बोले कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे अपन लोग अपना चैप्टर नंबर 6 इंडियन इकोनॉमी के, जहां पे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।